हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर 4 क्लास 11, सब्जेक्ट रहेगा होम साइंस। बच्चों, ये जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि यहाँ से आपको एक तो पैटर्न का पता चलता है, दूसरा क्या है कि आपको ये पता चलता है, ये आइडिया होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएँ और कैसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है पेपर को अटेम्प्ट करने में। सो हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इसको हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर को इंग्लिश मीडियम में करेंगे। तो आप जिस भी मीडियम में देखना चाहो, वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। टाइम अलाउड रहेगा आपका 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स 70, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका क्या रहता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है जो आपका हो चुका है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो। पेपर पैटर्न आपका क्या रहेगा, तो इसमें सभी प्रश्न आपके अनिवार्य रहेंगे और कुल टोटल कितने आपके क्वेश्चन रहेंगे 35। उसमें आपके 4 जो है भाग रहेंगे, क ख ग और घ। अब देखिए, क भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी 1 से 14 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। 15 से 18 आपका केस बेस्ड रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। खंड ग में आपका 19 से 25 तक 2 अंक के और 26 से 29 तक 3 अंक के रहेंगे। 30 से 33 तक 4 अंक और 34-35 2 क्वेश्चन आपके 5 अंक के रहेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्कीम है आपकी। तो आप देखते हैं क्वेश्चन। खंड क दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न रहेगा, पहचान के 2 तत्व हैं। पहचान के कौन कौन से 2 तत्व हैं? एक स्व संकल्पना और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा स्वाभिमान। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहचान के 2 तत्व हैं, स्व संकल्पना और क्या रहेगा, स्वाभिमान। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो अगर जो है व्यक्ति अस्वस्थ होता है, शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर कौन से लक्षण दिखाई देंगे? तो उसके अंदर क्या होगा, साधारण जलवायु परिवर्तन होने पर तुरंत जो है संक्रमण से ग्रस्त होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साधारण जलवायु परिवर्तन होने पर तुरंत जो है संक्रमण से ग्रस्त होना, ग राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एक शिशु की देखभाल करने के लिए तथा उससे जुड़ी विशेषताओं के बारे में जानने के लिए अनीता को किस क्षेत्र का अध्ययन करना चाहिए? तो एक शिशु के बारे में जानने के लिए कैसे जो है उसकी विशेषताएं होती हैं, वो सब किसके अंतर्गत आता है? मानव विकास के अंतर्गत आता है। तो घ हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चा व्यक्तिगत सर्वनाम जैसे मैं, मुझे, मेरा का उपयोग करने लगता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? किस माह में करता है? 18 से 24 माह। अगला क्वेश्चन है, परिवार के सदस्य कुछ समय अवधि तक काम करके जो वेतन कमाते हैं, वह कौन सी आय का उदाहरण है? तो वो कौन सी आय होती है जो कुछ समय अवधि तक काम करके जो वेतन कमाया जाता है? तो उसको हम मुद्रा आय कहते हैं। ख आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि सामुदायिक संसाधन जो है वो कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर देखिए, बिजली, सड़कें, पुस्तकालय, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन जो है हैं, लेकिन ये फर्नीचर, ये सामुदायिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट अथवा में दिया गया है, प्रबंधन की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो प्रबंधन की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? नियोजन जो है वो पहला चरण है। उसके बाद है नेक्स्ट है, PEM का पूरा नाम लिखिए। तो PEM का पूरा नाम क्या होता है? प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। ठीक है, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण का इसका राइट आंसर रहेगा। समय योजना बनाते समय कौन सी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो कौन सी गतिविधियां हैं जिनको समय योजना बनाते समय प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो वो क्या है? अनिवार्य। ठीक है, जो भी अनिवार्य कार्य होते हैं, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको समय योजना बनाते समय प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? अनिवार्य जो गतिविधियां हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निम्न में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो इसमें बताना है आपको, तो इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है। घ आंसर रहेगा, गृह विज्ञान की शिक्षा केवल लड़कियों के लिए उपयुक्त है, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सही युग्म का चुनाव आपको करना है। तो इसमें सही युग्म का चुनाव क्या हो जाएगा कि संक्रमण जो है उससे क्या होता है? अतिसार हो जाता है। तो घ इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सही विकल्प के साथ मिलान करके और सही आंसर आपको बताना है। तो इसमें क्या रहेगा? फल तथा सब्जियां, उदाहरण क्या रहेगा? फल और सब्जियों का
बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा आपका ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, अनाज खाद्यान्न और उनके उत्पाद, तो क्या होगा, रागी बाजरा ये अनाज खाद्यान्न है। उसके बाद है दूध मांस और उनके उत्पाद, तो क्या हो जाएगा ये सेकंड दही और अंडा। दालें और फलियां क्या होगा, मूंग और चना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ख जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है, देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 है परिधान लेबल पर निर्देश, और सूची 2 है इसका अर्थ क्या रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया गया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो स्त्री का तापमान है वो कितना रहना होगा। फर्स्ट का ये स्त्री का तापमान लगभग 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड पे इस पे क्रॉस किया गया है, इसका मतलब उस कपड़े पर इस्त्री नहीं करनी है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो तापमान है वो कितना है, 210 डिग्री सेल्सियस। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्त्री का तापमान कितना होना चाहिए, लगभग 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो हमारा जो सही मैच करेगा वो क जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का मिलान जो है सूची 2 से करना है। इसमें आपको, तो इसमें क्या आ जाएगा, रगड़ना। रगड़ना मतलब क्या है, ब्रश या स्क्रबिंग बोर्ड का प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद चूषण पंप, इसमें क्या आ जाएगा, दबाने के कारण उत्पन्न हुआ निर्वात जो है गंदगी के कणों को क्या कर देता है, ढीला कर देता है। मलना और निचोड़ना मतलब नाजुक कपड़ों को सहजता से हल्का क्या होगा, मसलना। और मशीन से धुलाई क्या है, मशीन से धुलाई हो जाएगी हस्तचालित, अर्ध स्वचालित या पूर्णतः स्वचालित हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से धुलाई जो है इसका ये मैच हो जाएगा। तो आंसर हमारा ग आंसर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2007 की यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 92 लाख जीवित पैदा हुए बच्चे 5 वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ये सही विकल्प है। मरने वाले बच्चों में से 30 लाख बच्चे दक्षिणी एशिया से होते हैं, ये भी सही विकल्प है। इनमें से अधिकांश बच्चे विकसित देशों से हैं, ये गलत है। बाल मृत्यु का निर्धनता से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर ग हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है 12 से 18 माह आयु के बच्चे के क्रियात्मक विकास की उपलब्धियां जो हैं वो आपको बतानी है। वो उपलब्धियां कौन सी है 12 से 18 मास तक के बच्चों की। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट दिया गया है तिपैया साइकिल चलाना, तो ये नहीं होगा। उल्टा चलना भी नहीं होता है। 12 से 18 माह का बच्चा चलना और भागना, ये 2 काम हो जाएंगे। तो थर्ड और फोर्थ हमारा आंसर रहेगा ग राइट आंसर रहेगा। विभिन्न आयु वर्ग के छोटे बच्चों की वस्त्र संबंधी मूल आवश्यकताएं क्या हैं। तो वस्त्र संबंधी मूल आवश्यकताएं आपको बताना है। तो देखिए, आराम व सुरक्षा सुविधा होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, सामाजिक स्तर नहीं होगा, चमक धमक नहीं होती है, सुरक्षा होती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा आंसर रहेगा, यानी ख जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है। इसमें आपको केस आधारित प्रश्न दिए गए हैं, तो अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 15 से 18 तक के उत्तर देने हैं। तो इसको पढ़ लेंगे। परिधान और घरेलू वस्त्रों में कपास के रेशे का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। भारत पहला देश है जहाँ कपास उगाई और उपयोग की जाती थी। अभी भी यह सर्वाधिक उगने वाले क्षेत्रों में से एक है। कपास के रेशे कपास के पौधों के बीज फल से प्राप्त होती हैं। प्रत्येक बीज में काफ़ी मात्रा में रुए होते हैं। जब बीज पक जाते हैं तो फली फूट जाती है। ओटाई प्रक्रिया द्वारा रेशों में से बीज अलग कर लिया जाता है और इन्हें बड़े बड़े बंडलों में कताई के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, निम्न में से आपको बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, वो आपको यहाँ से बताना है। तो इसमें क्या रहेगा, गैर सेलुलोसिक रेशा। तो गैर सेलुलोसिक रेशा कौन सा है, रेयान जो है वो गैर सेलुलोसिक है। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी व मूल इकाई को क्या कहते हैं। तो वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती है, तंतु कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें अभिकथन दिया गया है, एक बार कपड़ा तैयार होने के बाद उसे आगे संसाधित किया जाता है और संसाधित करने के से कपड़े के रूप में सुधार आ जाता है। तो ये दोनों ही ठीक हैं और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा आंसर क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे भी आपको अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन क्या है, सूत के कम से कम एक सेट की इंटरलूपिंग को निटिंग कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, इंटरलूपिंग को बुनाई कहा जाता है। तो ये ठीक है। मशीन पर निटिंग नहीं की जा सकती, ये गलत है। आजकल तो जितनी भी स्वेटर मिलती हैं वो मोस्टली वो मशीनों की होती हैं और जिनको देखने से पता भी नहीं चलता है कि ये हाथ से बनी है या मशीन से बनी है। तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ए हमारा सही है और आर हमारा गलत है, ग आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए खंड ग दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुकूल तथा प्रतिकूल दबाव से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर क्या रहेगा। अनुकूल दबाव क्या होगा, जिस दबाव का प्रभाव जो है वो सकारात्मक होता है उसे अनुकूल दबाव कहते हैं। और प्रतिकूल दबाव क्या होगा, जिस दबाव का प्रभाव जो है वो निष्पादन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल होता है, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रतिकूल दबाव कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है, अंतराव्यक्तिक संचार अंतःव्यक्तिक संचार से भिन्न कैसे है। प्रत्येक का एक उदाहरण भी आपको यहाँ पर देना है, तो दोनों में अंतर बताना है आपको। तो जो अंतराव्यक्तिक संचार का तात्पर्य क्या है, यह व्यक्ति द्वारा स्वयं से मन ही मन में संवाद करने से है। जैसे हम मन में किसी बात को लेकर बात करते हैं, ये वो एक मानसिक प्रक्रिया होती है। उदाहरण, किसी साक्षात्कार या परीक्षा से पहले उसका मन ही मन जो है क्या करते हैं, हम पूर्वाभ्यास करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम अंतराव्यक्तिक संचार कहते हैं। नेक्स्ट है, अंतःव्यक्तिक संचार का तात्पर्य दो या दो से अधिक लोगों के बीच आमने सामने की स्थिति में विचार और मतों की साझेदारी से, यानी आमने सामने बैठ के जैसे डिबेट करते हैं, किसी संवाद में भाग लेते हैं, है ना, रोगी और चिकित्सक की बातचीत, उसको हम अंतःव्यक्तिक संचार कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है, उपग्रह प्रौद्योगिकी के कोई 4 लाभ बताइए। उपग्रह प्रौद्योगिकी के कोई 4 लाभ क्या हो रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किसी भी दूरस्थ वस्तु को पहचाना जा सकता है। सेकंड है मौसम के पूर्वानुमान में सहायता। थर्ड है कृषि आधारित उद्योगों के लिए सहायक है। और फोर्थ है दुर्गम क्षेत्रों को भी विकास का लाभ प्राप्त होता है इससे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, संसाधन की कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोई 2 विशेषताएं क्या रहेंगी संसाधनों की। तो इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट है उपयोगिता, सेकंड है सुलभता, थर्ड है विनिमयता। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ रहेगा प्रबंधनीय। तो ये विशेषताएं हो जाएंगी संसाधनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर भोजन बेचने वाला खराब व्यक्तिगत स्वच्छता रखता है, जिस कारण उसके ग्राहक कम हो रहे हैं। उसे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए किन 4 बिंदुओं का सुझाव दीजिए। तो किस तरह से व्यक्तिगत सुरक्षा रखी जा सकती है वो आपको बताना है। तो उसके लिए नाखून कटे हुए होने चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हाथ साबुन से धोने चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, एप्रन व सिर पर टोपी पहननी चाहिए, दस्ताने पहनकर भोजन परोसना चाहिए, भोजन पर खांसना या छींकना नहीं चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है, हमारे देश में प्रचलित किन्हीं 4 पारंपरिक लोक नृत्य या लोकगीत के नाम लिखने हैं। तो लोक नृत्य या लोकगीत के नाम क्या हो जाएंगे, जैसे बोल और बतियाली, स्ना और दादूरिया, भांगड़ा और गिद्दा, कजरी, बीहू, दूहा और गरबा, चकरी, चैती, आलाहा, पौड़ा और लावनी। ये इसका आंसर रहेगा। यहाँ से आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है, सुनीता ने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसे शिक्षित कीजिए कि प्रथम 2 से 3 दिन जो पीले रंग का एक तरल पदार्थ उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। उसका शिशु के लिए एक लाभ उसे बताइए। ठीक है। तो ये बताना है 2-3 दिन जो पीले रंग का एक तरल पदार्थ उत्पन्न होता है उसके बारे में उसको शिक्षित करना है। तो वो क्या होता है, कोलास्ट्रम होता है, और यह प्रतिरक्षी तत्वों से भरपूर होता है तथा शिशु को संक्रमण से बचाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अथवा में दिया गया है, दिनेश एक ग्रामीण बालक है, उसकी माँ उसे कौन से 2 अल्पाहार देती होगी, कोई एक कारण भी बताइए। तो गांव में कौन कौन से अल्पाहार दिए जाते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है बच्चों। तो देखिए मानव संसाधन जो है मनुष्य में निहित होते हैं, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कि कौन कौन से अल्पाहार दिए जाएंगे। ग्रामीण बच्चों को दिए जाने वाले अल्पाहार कौन से होंगे, जैसे स्नैक्स है, पुतू, मुरक्कू, लड्डू, उपमा, इडली, मट्ठी आदि। ग्रामीण बच्चों को ये अल्पाहार इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ग्रामीण बच्चे तो अत्यधिक सक्रिय होते हैं, एक्टिव रहते हैं ग्रामीण बच्चे, खेलने कूदने में ज़्यादा, उनकी ऊर्जा उनको जो है क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। ये अल्पाहार पौष्टिक होते हैं तथा ज़रूरत के अनुसार कैलोरी देने में लाभदायक हो सकते हैं, और ये कम लागत में घर में ही बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका रीज़न रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 25 है, मानव संसाधन क्या होते हैं। 2 उदाहरण भी आपको यहाँ पर देने हैं। तो मानव संसाधन क्या है, ये संसाधन मनुष्य में निहित होते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हम कहते हैं,
ये संसाधन प्रशिक्षण और आत्म विकास के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। जैसे कि मानव संसाधन यानी अगर जो हम जैसे हमारा देश है, हमारे देश की पब्लिक अगर पढ़ी लिखी है तो वो क्या है, वो ज्ञान जो है वो मानव संसाधन वो हमारे देश के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रुचि होनी चाहिए कुछ नया करने की, इनोवेटिव होने चाहिए, कौशल क्षमताएं होनी चाहिए जैसे स्किल बेस्ड एजुकेशन है, और उसके बाद समय, ऊर्जा, अभिवृत्ति, ये सारे इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, मारिया घर का अधिक कार्य नहीं करती परंतु फिर भी वह जो है थकी थकी सी रहती है। उसे कार्य सरलीकरण के 6 उपाय बताइए ताकि कार्य करने के उपरांत भी उसे थकान का अनुभव ना हो। ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए क्या रहेगा, बाजार में खरीदारी के लिए पहले से सूची बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। फ्रिज में आवश्यक वस्तुएं एक साथ निकाल कर रख देना, खाना परोसते समय ट्रे या ट्रॉली का प्रयोग करना, कार्य शुरू करने से पूर्व सारा आवश्यक सामान एक जगह एकत्रित कर लेना, 2 क्रियाएं एक साथ करना जैसे सलाद काटना और सब्जी बनाना। यानी अपने तरीके से जो है कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे किया जाए वो तरीके आपको बताने हैं। सभी कमरों में पहले झाड़ू लगाना फिर एक साथ पोछा लगा देना, बैठकर खाना बनाने या प्रेस करने की अपेक्षा खड़े होकर करना, एक रंग के कपड़ों को इकट्ठा धोना, मिक्सी का प्रयोग करना, वस्त्र के नैपकिन के स्थान पर पेपर नैपकिन का प्रयोग करना, कांच के स्थान पर स्टील के बर्तनों का प्रयोग करना। तो ये तरीके कुछ हो सकते हैं। बाकी कुछ आप अगर अपने इसमें ऐड करना चाहो तो वो सभी तरीके आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, वृद्धि और विकास में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। तो वृद्धि क्या है, शारीरिक भार, ऊंचाई व शारीरिक अंगों के आकार में संरचना में बढ़ोतरी क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है, बड़े होना जैसे। और विकास क्या है, शारीरिक वृद्धि के साथ शिशु में गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो विकास कहलाता है। ये मात्रात्मक होते हैं और ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। इसे देखा व मापा जा सकता है, इसको देखा मापा नहीं जा सकता विकास को। इसका क्षेत्र जो है वो कम है यानी संकुचित क्षेत्र है, जबकि विकास एक विस्तृत डेफिनेशन है। एक समय पर आकर ये रुक जाती है वृद्धि, जबकि जो विकास क्या होता है वो निरंतर चलता रहता है। जैसे बच्चा है वो बचपन से सीखता है और हम क्या करते हैं, हमारा विकास जो है वो होता रहता है, चाहे वो ज्ञान की फील्ड में हो, ठीक है, तो वो निरंतर चलता रहता है। उसके लिए एज मैटर नहीं करती है, जबकि वृद्धि के लिए एज मैटर करती है। एक टाइम के बाद हमारी वृद्धि रुक जाती है। क्लियर। अथवा में दिया गया है, विकास के किन्हीं 3 क्षेत्रों का उदाहरण सहित आपको उल्लेख करना है। तो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं विकास के, तो इसमें देखिए शारीरिक विकास हो सकता है, शारीरिक भार लंबाई में परिवर्तन। क्रियात्मक विकास हो सकता है, मांसपेशियों का समन्वय। संवेदनात्मक विकास हो सकता है, ज्ञानेंद्रियों का विकास। भाषा संबंधी विकास जैसे बोलना व समझना। संज्ञानात्मक विकास, सोचने विचारने की क्षमताएं होती हैं। सामाजिक विकास, समाज के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहलाएगा, सामाजिक विकास कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला दिया गया है, पोषण और स्वास्थ्य के बीच, क्वेश्चन 28 है ये, पोषण और स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है। अच्छे पोषण का कोई एक महत्व बताइए। तो देखिए अच्छा खाना खाते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य भी रहता है, तो बस उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें देखिए अच्छे पोषण से शरीर अपने कार्यों जैसे शारीरिक वृद्धि, संचालन और उत्तम स्वास्थ्य का संपादन करता है, संक्रमण से बचाता है, ऊर्जा देता है, बच्चों की वृद्धि व विकास में सहायक है और दैनिक कार्यक्रम आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से किन 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो पोषक तत्वों को मेनली 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो होते हैं वृत्त पोषक यानी जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, एक होते हैं सूक्ष्म पोषक। अब वृत्त पोषक में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, रेशा, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो ये वृत्त पोषक में आएंगे। और सूक्ष्म यानी जो थोड़ी मात्रा में चाहिए जैसे खनिज लवण है, विटामिन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, एक 6 महीने के शिशु को पूरक आहार देने के कोई 4 दिशा निर्देश आपको लिखने हैं। तो 6 महीने का शिशु जो है उसको पूरक आहार कैसे दे सकते हैं, क्या उसके दिशा निर्देश हो सकते हैं। आंसर रहेगा, एक बार में केवल एक ही भोजन से शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत में थोड़ी मात्रा में खिलाया जाना चाहिए, बच्चे को भोजन खिलाने के लिए बाध्य न करें, सभी प्रकार के भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मसालेदार व तला भोजन ना दें, भोजन में विविधता लाएं और भोजन पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए। ठीक है, यानी इस तरह के कोई फास्ट फूड, जंक फूड ये बच्चे को आदत नहीं होनी चाहिए खाना खिलाने की। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न रहेगा, अथवा में दिया गया है, विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए प्रतिरक्षण तालिका बनाइए। तो कौन कौन से टीके लगते हैं, प्रतिरक्षण क्या है, कौन कौन से टीके बच्चों को लगते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए
विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए तालिका में क्या रहेगा, बच्चे की आयु दी गई है और टीका, तो 15 से 18 माह MMR यानी मीजल्स मम्स रूबेला का टीका लगता है, खसरा कनपेड़ा रूबेला। 16 माह DPT OPV बूस्टर खुराक होती है, ठीक है। 2 वर्ष में टाइफाइड टीका लगता है, 5 वर्ष में DT लगता है, 10 वर्ष से 16 वर्ष तक TT टिटनेस टॉक्साइड का लगता है। 18, 24, 30, 36 माह में विटामिन A की जो है ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है, BCG का टीका बच्चे को किस रोग से बचाता है, तो BCG का टीका किस रोग से बचाता है, क्षय रोग से यानी ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है खंड घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30। 5 खाद्य वर्ग प्रणाली का उपयोग संतुलित आहार की योजना और मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है। यह एक साधारण भोजन मार्गदर्शिका है, ठीक है। इसके द्वारा प्रस्तावित मूलभूत खाद्य वर्गों के उपयोग हेतु कोई 4 दिशा निर्देश आपको बताने हैं। तो आपको इसमें बस ये बताना है कि आप संतुलित आहार की जो योजना बनाएंगे उसमें किस किस तरह का खाना जो है वो उसमें ऐड किया जाना चाहिए, क्या प्रणाली होनी चाहिए, वो सब इसके अंदर आपको बताना है और 4 पॉइंट इसमें लिखने हैं। तो आंसर क्या रहेगा, तो देखिए प्रत्येक आहार में प्रत्येक खाद्य वर्ग से खाद्य पदार्थों को कम से कम 1 या अधिक बार परोसना चाहिए, यानी सारे उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, जो भी विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वो सब। खाद्य पदार्थों का चयन प्रत्येक वर्ग में से करें, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में खाद्य पदार्थ भले ही समान हैं, लेकिन उनमें पोषक तत्व एक जैसे नहीं हैं। कच्ची सब्जी और फलों को भोजन में सम्मिलित जरूर करना चाहिए। अनाज द्वारा कुल कैलोरी के 75% से अधिक आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। कम से कम 1 बार दूध अवश्य लेना चाहिए। शाकाहारी आहार में संपूर्ण प्रोटीन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयुक्त संयोजनों का उपयोग करें। तो ये पॉइंट्स हैं, कुछ दिशा निर्देश हैं, आप अपनी ओर से और कुछ इसमें ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 31। अपने लिए एक दिन की समय योजना बनाइए जब आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हों। तो किस तरह आप समय योजना बनानी है आपको, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये आप अपना क्वेश्चन खुद से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी समय योजना बनती है वो सबके अपने रूटीन के अकॉर्डिंग बनती है, सबकी प्रायोरिटीज़ क्या है सबकी अलग अलग होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाइए। इसमें क्या होता है कि जो काम प्रायोरिटी पे होते हैं वो सबसे पहले किए जाते हैं और परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए समय सारणी बनाई जाती है। अथवा में दिया गया है स्थान नियोजन के किन्हीं 4 सिद्धांतों पर आपको चर्चा करनी है। स्थान नियोजन क्या है, तो स्थान नियोजन में आप आंसर यहाँ से करेंगे स्वरूप, प्रभाव, एकांतता, कमरों की स्थिति, ठीक है, कि जो है खुलापन है, स्वच्छता है, वायु का परिसंचरण कैसा है, फर्नीचर की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और जो व्यवहारिक बातें होती हैं वो उसके अंदर इंक्लूड करोगे, और देखने में स्थान कैसा है, रमणीयता यानी सुंदरता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्थान नियोजन के सिद्धांत पे निर्भर करती हैं कि वहाँ पे एकांत माहौल कैसा है, वहाँ का स्वरूप कैसा है, वो सभी चीज़ें ऐड कर देख के ही हम स्थान नियोजन को किसी भी स्थान को फाइनल करते हैं। 32 देखिए मनप्रीत के परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी आयु व अवस्था एक दूसरे से भिन्न है, उनकी वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न हैं। उसे वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों से अवगत कराइए। तो आपको बताना है कि वस्त्रों के चयन को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो देखिए हम वस्त्र जब लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, सर्दियों में जैसे सर्दियों के कपड़े लेते हैं, गर्मियों में गर्मी के कपड़े लेते हैं, मौसम कैसा है, अवसर क्या है ना, जैसे पार्टी वेयर अलग होते हैं, घर पे पहनने वाले अलग होते हैं, फैशन के लेने हैं, सिंपल सोबर लेने हैं, आय के अकॉर्डिंग यानी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। हम व्यवसाय क्या करते हैं, जैसे आप किस फील्ड में हो, आप कहीं कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, आप एज ए टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, मतलब इस तरह से कपड़े चयन करने होते हैं। और आयु सबसे मेन है, फिर एज क्या है आपकी, है ना, एज के अकॉर्डिंग हम कपड़ों को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है ख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिव्यांगता के आधार पर कि विशेष किस तरह का विशेष बच्चा है, आरामदायक होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, सुविधाजनक, पहनने और उतारना सरल हो, दोहरी सिलाई वाला हो, ठीक है, धोने में आसान हो और सौंदर्य बोध हो यानी दिखने में सुंदर होने चाहिए। तो
तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ग है, उसे बताइए कि शिशुओं के कपड़ों की संख्या अधिक क्यों नहीं होनी चाहिए। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि वो जल्दी छोटे हो जाएंगे। क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, है ना। शिशुओं की गति जो है वो तीव्र गति से वृद्धि होती है और कपड़े छोटे हो जाते हैं, इसलिए बहुत अधिक संख्या में कपड़े नहीं होने चाहिए। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अपनी माताजी को शिक्षित कीजिए कि यदि बचत राशि को साड़ियों के नीचे या गड़े में छिपा कर रखा जाए तो उसमें कोई निवेश नहीं होगा। ठीक है, यानी बचत राशि को जो है ऐसे ही सहेज के रखा जाएगा तो उसमें कोई निवेश नहीं होता है। तो उसके अंदर क्या हम लिख सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट पूछा गया है, निवेश किन दो परिसंपत्तियों के रूप में हो सकता है। तो कौन सी है जिनके रूप में हो सकता है। एक वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, एक भौतिक परिसंपत्तियां हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, धन की बचत करने के कोई दो कारण हैं, उन्हें बताइए। तो धन की बचत क्यों करनी चाहिए वो आपको बताना है। तो बचत के कई कारण हो सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए हो सकता है, फ्यूचर में कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए। बुढ़ापे के लिए, आकस्मिक एकदम से जाने वाले खर्चों के लिए भी हम सेविंग्स करते हैं। बच्चों की पढ़ाई, शादी आदि के लिए, बढ़ती महंगाई के लिए, और परिवार का स्तर जो है उसको बढ़ाने के लिए, यानी परिवार का जो भी लेवल है उसको एनहांस करने के लिए हम बचत करते हैं। निवेश करते समय उन्हें कौन सी चार बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो निवेश करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, निवेश, विवेकपूर्ण निवेश में ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी रहेंगी बच्चे। मूलधन राशि की सुरक्षा, प्रति लाभ को तर्क संगत पर, पूंजी तरलता होनी चाहिए, कर कुशलता होनी चाहिए, सुलभ पहुंच व सुविधा, समयावधि, वैश्विक स्थितियों के प्रभाव की मान्यता, निवेश उपरांत सेवा और क्षमता। ये पॉइंट्स हैं जहाँ से आप इसको चाहो तो इलेबोरेट करके लिख सकते हो, नहीं तो ये पॉइंट्स जो हैं सफिशिएंट रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 34 है, साबुन व डिटर्जेंट में कोई 3 अंतर जो है उनकी सूची आपको बनानी है। तो साबुन व डिटर्जेंट में क्या अंतर हो सकता है। साबुन वसा व क्षार को साबुनीकरण क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि डिटर्जेंट ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो क्षारीय नहीं होते हैं। साबुन सस्ते होते हैं, डिटर्जेंट महंगे होते हैं। ये रेशमी कपड़ों के लिए उपयुक्त नहीं होते, जबकि जो डिटर्जेंट है वो रेशमी कपड़ों को अच्छा साफ़ करते हैं। यह गर्म पानी में अच्छा साफ़ करते हैं, ये गर्म और ठंडे दोनों पानी में अच्छा साफ़ करते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं उनका पर्पज़ ये होता है कि वो कठोर जल में भी झाग बना देते हैं। कपड़ों से साबुन जल्दी नहीं निकलता और डिटर्जेंट जो है वो आसानी से कपड़ों से निकल जाता है। तो कोई 3 अंतर आपको बताने हैं, तो कोई 3 अंतर आप यहाँ से ले सकते हो। अगला प्रश्न है, सफ़ेद सूती वस्त्रों में नील का प्रयोग करते समय किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नील देते समय कौन सी 2 बातें हैं बच्चों। नील देते समय किन बातों का ध्यान रखना है हमें। एक तो पाउडर वाले नील को थोड़ी मात्रा में पहले पेस्ट बना लेते हैं, अधिक पानी में मिला उसको बाद में मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट घोलेंगे तो उसमें धब्बे पड़ सकते हैं। अथवा पोटली बनाकर पानी में घुमाया जाता है, तरल नील की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर मिला दिया जाता है। घोल का प्रयोग तत्काल किया जाता है ताकि धब्बे ना पड़े। नील का प्रयोग वस्त्र पर पूर्णतः गीली स्थिति में किया जाना चाहिए, यानी सूखे कपड़े पर नील का इस्तेमाल नहीं होता। नील के धब्बे को सिरके द्वारा छुड़वाया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। अथवा में दिया गया है, देखिए, सूती तथा ऊनी वस्त्रों के संग्रह के नियमों की तुलना करनी है कि हम उनको, जैसे अभी सर्दी जा रही है तो आपने सर्दी के कपड़े जो है वो ज़रूर रखे होंगे, ऊनी कपड़े सारे, तो उनको आपने रखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा वो चीज़ें आपको यहाँ जो है लिखनी है। और सूती वस्त्रों को रखते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, सूती वस्त्र जब रखते हैं तो कभी भी मांड लगाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मांड कीड़ों को आकर्षित करता है। सूती वस्त्र रखने से पूर्व पहले इस्त्री करके रखनी चाहिए। नीम के पत्ते या मोथ बोल्स रखकर ही संदूक में रखना चाहिए। रखने से पहले धूप लगवानी चाहिए। संग्रह का स्थान नमी रहित हो, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना आवश्यक है। ऊनी वस्त्रों का संग्रह, ऊनी वस्त्रों को धोकर या ड्राई क्लीन करवा कर रखना चाहिए। मलमल के कपड़े में या कागज़ में लपेट कर रखना चाहिए। ठीक है, नीम के पत्ते या मोथ बॉल्स का प्रयोग करना चाहिए। रखने से पहले धूप लगवाएं। और ऊनी वस्त्रों की अलमारी ऐसी होनी चाहिए कि उनमें कीड़ा प्रवेश न करे और नमी ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखेंगे, ड्राई क्लीन क्या है, यह किस प्रकार के वस्त्रों के लिए उपयुक्त होती है। तो ड्राई क्लीन क्या होती है। ड्राई क्लीन एक जल रहित तरल माध्यम से वस्त्रों की सफाई करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सभी बच्चे जानते हैं ड्राई क्लीन क्या है, उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, जल रहित तरल माध्यम से वस्त्रों की सफाई की जाती है। और ड्राई क्लीन का उपयोग कोमल वस्त्र जैसे रेशमी होते हैं, ऊनी होते हैं, शिफॉन होते हैं, प्योर ये पश्मीना होते हैं, उन सभी कपड़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, आपको अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले योगा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य कल्याण पर भाषण तैयार करना है। उसके लिए निम्न जानकारी एकत्रित कीजिए। तो योगा दिवस पर भाषण है तो क्या है, स्वास्थ्य कल्याण का क्या मतलब है ये आपको बताना है। तो देखिए, स्वास्थ्य कल्याण क्या होता है। स्वास्थ्य कल्याण का अर्थ है कि अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और सामंजस्य की प्राप्ति करना। ठीक है, कि जीवन के सभी पहलू यानी जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है उसमें सामंजस्य और संतुलन बनाकर रखना होता है। स्वास्थ्य शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय स्वास्थ्य के एकीकरण से प्राप्त होती है। यानी स्वस्थता का मतलब ये नहीं होता कि केवल शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमारा जो पर्यावरण है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, हमारे आसपास के लोग जो है उनकी पॉजिटिव वाइब्स हमारे तक होनी चाहिए, है ना। और हमारे अंदर अध्यात्म होना चाहिए, सामाजिक हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो सारी चीज़ें स्वस्थता में आती हैं। आप सोचिए कि अगर शरीर में कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप रहते ऐसी जगह पर हो कि वहाँ पर्यावरण अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तो भी आप स्वस्थ नहीं हो, आप मानसिक तौर पर ज़्यादा दिन वहाँ स्वस्थ नहीं रह सकते। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला जो प्रश्न दिया गया है क्या है, वयस्क अवस्था में व्यायाम के कोई 4 लाभ क्या हैं। तो वयस्क अवस्था में व्यायाम के कई 4 लाभ बताने हैं। तो वयस्क अवस्था में देखिए, वयस्क अवस्था में शरीर के संगठन, उपापचय दर, हृदय और श्वसन संबंधी स्वस्थता में सुधार आता है। दीर्घकालीन बीमारियों में कमी आती है। मोटे व्यक्तियों का भार कम करने में सहायता, सामान्य वजन पाने में सहायक है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने में सहायक होता है। हड्डियों की मजबूती में सहायक, हड्डियों में खनिजों की सघनता बनाए रखता है, इसीलिए वयस्क अवस्था में व्यायाम जरूरी है। हड्डियों को टूटने से बचाता है। शरीर के ऊपरी तथा निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करता है। शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। तनाव, अवसाद, अनिद्रा, शुद्धाभाव, कब्ज, ठीक है, कब्ज और संज्ञानात्मक हानियों को रोकने में सहायक है। तो यानी व्यायाम के क्या लाभ हैं, क्यों करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें दे देने हैं। तो ये जो पेपर है आपका बच्चों ये कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपके लिए कवर किए गए हैं इस पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिलेंगे। जितने पेपर आपको मिलें उतने ही कवर कीजिएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।